अब जैसे आप लोगों मैंने कहा ना कुछ चीजों में एक्सेप्शन हासिल है, आप लोगों ने आईए और इको का पेपर नहीं दिया और आपका माशाल्लाह पास हो गया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 1.5 साल लगा के आईए इको पास किया और अब क्या हो गया। अब आप सोचो उस बंदे की हालत, एक बंदे ने 1.5 साल लगाया और आईए इको ही पास किया और अब क्या हो गया, आईए इको एग्जाम। अब उस बच्चे का पेन सोचें यार, वो बच्चा वाकई में आगे को गालियां दे रहा है कि मैंने ज़िंदगी का 1.5 साल लगा लिया, तुम्हें एग्जाम करना था तो 1 साल पहले कर देते। तो सर ये एक पार्ट ऑफ है। तो आप लोग एक खास बच्चे, कौन से बच्चे? तो ओवरहॉलिंग एक तरह का हमने कहा स्पेशल मेंटेनेंस होती है ना, तो इसको स्पेशल मेंटेनेंस है तो इसको ट्रीटमेंट भी स्पेशल है। नॉर्मल सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को हम वैल्यू इन यूज में कंसिडर, इनको कंसिडर करेंगे, इनको कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने कहा लाडला है। हाँ, अगर ओवरहॉलिंग की रिक्वायरमेंट सडन आ गई, सडन का मतलब क्या है भैया? अचानक हमें पता चला अगले साल ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी। अचानक कब होता है कि अगले साल, अगले महीने, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वरना ओवरहॉलिंग को कंसिडर करेंगे। अब जो अगला सवाल हम करने जा रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो मेरी जब अटेम्प्ट थी उस अटेम्प्ट में वो सवाल आया था। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया होगा, पास हो गया था पेपर में, याद भी नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे कि आप लोग उस सवाल में मेरा बच्चा क्या करते हैं। क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? पक्की बात है। ऑनलाइन वाले बच्चों, चलें जी, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों आपको हैंड आउट चाहिए तो आप लापता ग्रुप से देख सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो बच्चे रिकॉर्डिंग लेंगे आप सुन लाएं। सर पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, स्टाइल टेक्सटाइल्स। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को हैंड आउट नजर नहीं आ रहे होंगे स्क्रीन पे, ऑनलाइन वालों को आते हैं। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6, स्टाइल टेक्सटाइल्स ऑन March 1, 2007। रिक्वायरमेंट कह रहे हैं वर्क आउट द इम्पेयरमेंट इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन December 31, 2000। आपने इम्पेयरमेंट कंप्यूट करनी है 2009। 11 नंबर का सवाल था, कितने का था? 11। हम करेंगे 7, देखते हैं क्या कह रहा है। On March 1, 2007, Style Textiles imported an automatic plant for ₹27 million. The commissioning of the plant was completed in December 2007 with a cost of rupees। ऑटोमेटेड प्लांट किन्होंने लिया है, कितने का? 27 का। कब लिया है? डेट्स आर इंपॉर्टेंट। एक और चीज याद रखना, सीए के पेपर में सवाल में डेट्स को अंडरलाइन करते जाओ। डेट्स को क्या करते जाओगे? अंडरलाइन। तो हमने कहा 27 मिलियन का प्लांट दिया है। कमिश्निंग ऑफ द प्लांट कितनी है? 3 मिलियन। कमिश्निंग क्या चीज होती है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। लर्निंग आउटकम लिखो, कमिश्निंग इज अनदर नेम ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। कमिश्निंग जो है वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है। कमिश्निंग इज अनदर नेम ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जी जी बेटा करेंगे, हम आएंगे उस पर करेंगे। आए आप पढ़ते हैं क्या कह रहा है मेरा प्यारा बच्चा। हमने कहा इसका मतलब है ये, अब यार सॉरी, कमिश्निंग मैंने कहा डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लिखो। कमिश्निंग इज अनदर नेम ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट। डी कमिश्निंग इज अनदर, इसके साथ लिखो कमिश्निंग इज अनदर नेम ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड decommissioning is another name of dismantling cost। कमिश्निंग का मतलब क्या होता है? इंस्टॉलेशन। डीकमिश्निंग का मतलब क्या होता है?
डिसमेंटलिंग। तो यही बात आए, इसने कहा 27 मिलियन का प्लांट खरीदा, 3 मिलियन की क्या है इंस्टॉलेशन। द कमर्शियल प्रोडक्शन commenced on January 1, 2008 and at that time the economic life of the plant was estimated as, इसने कहा कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई कब 1 जनवरी। इसका मतलब है एसिड को हमने यूज करना कब से शुरू किया 1 जनवरी, ठीक है। और उस टाइम पे लाइफ कितनी थी, फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज कैरीड आउट टू डिटरमाइन द इम्पेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड दिसंबर 2000 1 जनवरी, या डेट को अंडरलाइन करना है। और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के कब जा रहे हो, कितने साल के बाद, जो कह रहे हैं ना 1 साल, उनके घर पे कौन आएगा, एग्जामिनर रुकने आएगा। आए तो हमने कहा 2 साल पूरे, 1 जनवरी 8 से 31 दिसंबर 9, बढ़िया हो गया। फिर कह रहा है due to lack of demand estimated plant utilization is reduced from 80, so following estimates have been made। इसने कहा डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हुई तो प्लांट की यूटिलाइजेशन भी कम हो गई है ना, 80 से 70% हो गई। आवाम ने नूडल्स खाना छोड़ दी तो यूनिलीवर ने कहा हमारी मशीन ज़्यादा चलेगी। क्यों भाई, क्योंकि हमने कहा यूटिलाइजेशन कम हो गई। पहले मशीन ज़्यादा चलती थी तो ज़्यादा, गाड़ी ज़्यादा चलती है, उबर करीम की गाड़ियाँ जल्दी फारिग हो जाती हैं, क्यों, चलती ज़्यादा है। आम गाड़ियाँ हमारी जो होती हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, क्यों, चलती कम है। तो इसी तरीके से पहले मशीन ज़्यादा चलनी थी तो हमने कहा लाइफ कम थी, अब कम चल रही है तो लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। क्या कह रहे हैं, due to lack of demand the estimated plant utilization is reduced from 80% to, it is estimated that due to underutilization of the plant the life of the plant will be increased by, but an overhauling of the plant would have to be carried out at the end of 2000। आज हम 9 पे खड़ी है, कह रहे 15 में करानी पड़ेगी, at a cost of rupees 1 million। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, ये जो ओवरहॉलिंग इसने हमें बता दी, ये है या ये है, बोल दे प्लैंड है लेफ्ट तरफ। सर ये क्या है, प्लैंड है, जज़ाकल्लाह। तो हमने कहा सर ये कौन सी ओवरहॉलिंग है, प्लैंड है, ऐसा ही है। बढ़े आगे, चले सर आगे बढ़ते हैं, मेरा बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगली चीज क्या है, हमने कहा अगली चीज है एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट कितना है, नेट एनुअल कैश फ्लोज एक्सक्लूडिंग ओवरहॉलिंग। इसमें कहा नेट एनुअल कैश फ्लोज है, क्या मतलब, इसके अंदर इनफ्लोज आउटफ्लोज सब कुछ शामिल है, सिर्फ एक चीज शामिल नहीं है, वो क्या है, यार हीरो अपना मुजम्मिल को भेज दे, बच्चे कहने और थोड़े से आवाज़ का इशू है, मुजम्मिल को बोला सही, डिस्पोजल कॉस्ट वॉस्ट सब शामिल है, सिर्फ क्या चीज़ शामिल नहीं है, ओवरहॉलिंग। हमने कहा इन द लोकल मार्केट इज 15, द प्रेजेंट डीकमिशनिंग कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड एट 0.2 मिलियन। हमने कहा अब सुनना, यहाँ पर सर सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, हमने मुश्किल अटेम्प्ट में पास किया है भाई, आए सर अब आ जाए कि इस सवाल में एक तो ओवरहॉलिंग हमने कहा प्लान हमने कर लिया, सर इसने डिसमेंटलिंग कॉस्ट की बात की, किसकी बात की, अब मैंने कहा था सर देखें दो चीज़ें, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का जरा कॉन्सेप्ट सुनना। तुमने बाइक ली और एक बाइक ली और तुमने सोचा मैं इसको बेचूंगा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जब तुम इसको बेचोगे, तुमने कहा यार इस प्रॉपर खर्चा वर्चा कराऊंगा, नहीं हो जाए नहीं जैसे हो जाए हुए ना, और एक बाइक ली तुमने कहा बेचूंगा 40 साल बाद, तुमने कहा पर 40 साल बाद जितना भी खर्चा कराऊं क्या वो नहीं होगी, नहीं। कहने का मतलब
कहने का मतलब ये है कि बाज़ मरतबा एसिड को अगर आप से पहले बेचते हैं ना तो आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट आती है, और अगर एसिड को आप उसकी लाइफ के बाद यूज़ ख़त्म करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल केनेस ने कहा कि जो है ये एसी हमें अभी इस पोजीशन में बेचना है, तो इसको प्रॉपर किसी मैकेनिक को बुलाएंगे और सही से उतारेंगे कि अभी टूटे नहीं, इसको हम क्या करें, बेच दें। सपोज करो आज से 10 साल के बाद जब तुम इंशाल्लाह सेफ लगे हुए हो कहीं वहीं वाकई में, और तुम आओ केनेस में यही एसी चला हुआ है और हवा ही नहीं दे रहा। अब सर साजिद ने कहा इसकी लाइफ क्या हो गई है, अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई होगी, 0। तो अब सर साजिद क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई उसको खींच दो, प्यून को बुलाएंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाना, प्यून को बोलेंगे चल भाई वो आएगा पैसे वैसे लेगा, तू अपनी तरफ से इसको निकाल दे, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, फेंकना है ना। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होगी, 0। तो इस सवाल में भी ऐसा ही है। इस सवाल में अगर हम एसिड को आज बेचते ना 2009 के एंड में तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, लेकिन अगर हम एसिड को लाइफ के बाद बेचेंगे तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट 0। तो इसका मतलब ये है कि आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालने के लिए तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कंसीडर करना है, लेकिन आपको कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि सवाल में आपको एसिड की कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद क्या निकालनी है, कैरिंग अमाउंट, उसके लिए आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना है। तो मेरा बच्चा मैं चाहूँगा इस सवाल में 3 चीज़ें हमें निकालनी है, क्या, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। और शरारती सवाल है मेरे हिसाब से ये और एप्रीकोट खतरनाक सवाल थे इम्पेयरमेंट के जो पास पेपर्स में आए। इस सवाल में ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है, थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा। वैल्यू इन यूज़ में क्या करूँगा मैं, ओवरहॉलिंग का क्या चीज़ें होंगी। 10 मिनट दे रहा हूँ, पासिंग मार्क्स अप्रोच लगाओ, अपने दिमाग से पूछो आसान क्या है, कैरिंग अमाउंट निकालना, वैल्यू इन यूज़ निकालना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालना, और फिर जो चीज़ आसान लगे पहले उसको निकालो। इस सवाल में बताओ आसान क्या है सबसे निकालना, पीछे से कुछ आवाज़ आई थी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू तुझे दी हुई है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट तुझे दी हुई है, 2 मिनट में निकाल देगा फेयर वैल्यू लेस। कैरिंग अमाउंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पहले एसिड को कैपिटलाइज फिर उसको डेप्रिशिएट, कॉस्ट निकालो। इसी तरीके से वैल्यू इन यूज़ के लिए थोड़ी मेहनत है, 10 मिनट है। यूँ अज्यूम करो तुम पेपर में बैठे हो, एग्जामिनर तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, 90 नंबर का तुम पेपर कर चुके हो, उसने हाथ क्या चेक किया, उसने कहा तू 45 नंबर ले चुका है, अब 5 नंबर लेने इस सवाल से। शुरू हो जाओ। एसिड अवेलेबल फॉर यू कमर्शियल प्रोडक्शन में कब से जा रहा है, गौर से पढ़ो सवाल में, इसमें यही तो शरारत है। मैं बेटा चल रहा हूँ, अभी माइक का इशू सही करवा रहा हूँ। एसिड इंस्टॉलेशन के बाद जब इस काबिल होगा तब से यार उसको बुलाओ, मुजम्मिल को। मुजम्मिल यार ये बच्चे कह रहे हैं आवाज़ ब्रेक हो रही है, मसला मेरे ख्याल में वहाँ से ज़्यादा इसका लग रहा है मुझे। मुजम्मिल आउट करा देता हूँ। आवाज़ कट रही है। अब बच्चों आवाज़ बेहतर है? हाँ ये चार्ज यार मैंने लगाया हुआ था और अब जो है ना मेरा पावर बैंक चार्ज था,
उसका दूसरा वाला का है, वो नहीं आया दूसरा वाला जो है। सही हो गया, बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रहा था। अच्छा, इसका कुछ कर भाई हल। मुझे कह रहे आवाज़ कट रही है। यहाँ से सेटिंग वेटिंग सब सही है? तो सही है, बस इन लोगों को बुला लेते हैं, बाकी तो यहाँ सही है। रिकॉर्डिंग में सही हो जाएगी क्या? रिकॉर्डिंग में वो ऐसी रही है। वही तो कह रहा हूँ। जी बेटा कुछ करना है इसका। रूल तो वो भी है क्या? चल रहा जी ऑनलाइन वाले बच्चों अब आवाज़ बेहतर है मेरा बच्चा? अब बेहतर है आवाज़? चलो सत्ताईस को तो भूल ही गया, रुकने आएगा घर पे एग्जाम। ऊपर 27 लिखा हुआ है देख। नहीं रुकने आएगा, वो आके लगाएगा। चले मेरा बच्चा सवाल करें ये। यार बच्चा इसकी 15 का पीस 15। जी मेरा बच्चा आवाज बढ़ेगी, आप टेंशन ना लें। सवाल करें। सवाल आपको गुमराह कर रहा है, वो सबको गुमराह कर रहा है। अपने आसपास के दोस्तों को आप गुमराह करे जा रहे हैं। देख कैसे मासूम लोग बैठे हैं तेरे पास। कैरिंग अमाउंट आ रही है, एक बच्चा कह रहा है 221875। ये सही कह रहा है? सब निकालेंगे सर, सब निकालेंगे। खवातीन आप लोग खास तौर पे
क्योंकि ये लोग तो गलत निकालेंगे और कॉन्फिडेंस से बताएंगे। मैं चाहता हूँ आप भी गलत ही निकालें लेकिन कॉन्फिडेंस से बताएं। ICAP में एक स्टडी हुई, उसमें 2 तरह के स्टेट्स सामने। पहला स्टेट्स A लेवल और इंटर वाले बच्चों का, मतलब A लेवल वाले बच्चों का जो पासिंग रेशियो था वो 41% था कैफ 2 साल में। 2 साल में A लेवल वाले बच्चे कैफ कर लेते थे। इंटर वाले बच्चों का था 17%। लेकिन ये 2 साल पुरानी स्टडी है, अब मैं समझता हूँ थोड़ी सी इसमें चेंज आ गया। क्यों सर? पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरे माशाल्लाह जिन 2 बच्चों का गोल्ड मेडल आया FAR2 में, वो दोनों इंटर वाले थे। दूसरा कि सर पिछली अटेम्प्ट में मेरे एक स्टूडेंट का ऑडिट में गोल्ड मेडल आया, उसने FAR2 मुझसे पढ़ा था लेकिन ऑडिट में उसका गोल्ड मेडल था, वो भी इंटर वाला था। सही है। अब O लेवल वाला बच्चा, A लेवल वाला बच्चा थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे तो सब, ये चीज उसको मसला करती है, वरना नहीं। लेकिन और इंटर वाला बच्चा को बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट होता है, उसको मतलब उसको कॉन्फिडेंस लेवल ही 0 पे होगा बेचारा। पेपर में भी जाके अगर इंटर वाला कॉन्फिडेंस बढ़ा ले और A लेवल वाला थोड़ा सा कम कर ले, फिर इंशाल्लाह दोनों के पेपर आराम से निकलेंगे। दूसरी जो स्टडी है वो ये आया कि अब उसके पीछे क्या था, रुको जरा सर, उसके पीछे गेम ये था कि CA के पेपर आते हैं मुश्किल, और यहाँ थोड़ा सा फितरतन ढीठ आदमी, ढीठ लड़के तो होते ढीठ है। तो मैं आपको बताता होता क्या है, पेपर मुश्किल पड़ता है और ये पेपर देखते हैं, बोलते हैं मुश्किल है, आसपास दोस्तों को देखते हैं, आंखों ही आंखों में ICAP को गालियां हो जाती हैं और फिर वैसे दिल दिल में ICAP को गालियां देते हैं। एक आध टीचर को भी निकाल देते हैं, 2-3 अपने आप को देते हैं, इसके बाद ये रिलैक्स, अंदर का सारा गुस्सा ये सब निकल गया, अब बोलते हैं आप आ जाओ। और खवातीन ये काम नहीं कर पाती इतना अच्छे से, तो वो पैनिक हो जाती है, समझ रहे हैं आप? तो पॉइंट यही है कि खवातीन ऐसा नहीं सर, वो सिर्फ पेपर में थोड़ा सा पैनिक। अभी भी आप क्लास में देखें, सवाल पूछूंगा, जवाब मांगूंगा, मर्द हजरात ढिठाई से गलत जवाब देंगे। खवातीन अभी मैं क्लास में घूमूंगा ना, ये अपनी कॉपियां छुपाएंगी, गलत कर रही होगी तो कॉपियां छुपाएंगी, सर ना देख ले, भाई कोई मसला नहीं, गलत हो रहा है। वो ऐसी ऐसी गलतियां करके सर को दिखाते हैं, सही है तो आए सर। बढ़े आगे। करें सवाल करें, मैं वॉइस का मसला हल करा रहा हूँ। देखो बीच में ब्रेक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर चैट में हर कोई कह रहा है कि आपकी आवाज़ लैग हो रही है, यार इतने सारे बच्चे फिर कट रही है, आवाज़ कट रही है। आप सुने, ये 15 बच्चे हैं, सही है, लेकिन यार अगर ये काम कर ये देख चैट पर मैं काम करता हूँ, लैपटॉप में यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ लैपटॉप से, ठीक है? कर दे। चलो जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गलती से ना डरे, मैं जब तक क्लास में घूम रहा हूँ आप लोगों ने सवालात करने हैं। आगे बढ़े, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज भी निकालें, वैल्यू इन यूज निकाले ना, इस सवाल में वही तो मेन चीज है। जी बच्चों, वॉइस का मसला हल करना है, टेंशन ना लें।
बोला मैं कहाँ गया? बच्चे कह रहे हैं जी बच्चों, अब आवाज़ सही है? अब कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही बच्चों? हम अगर मुसलसल कहें तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आवाज़ नहीं आ रही? चलें, थैंक यू वेरी मच अवैस, निम्रा। चले जी, चलें सर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? हम जो है सर अब सवाल की तरफ जाएंगे। कितने लोगों की इम्पेयरमेंट आ गई? कितनी है इम्पेयरमेंट? 17.4 इम्पेयरमेंट है। आ जाएं, पर मैंने सवाल में एक चेंज करवा दिया यहाँ पर। आ जाएं, आ जाएं सर, आ जाएं। हमने कहा यहाँ पर कितनी चीजें निकालनी है हमें? कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, जो कि क्या होगा? हायर ऑफ व्हाट? हायर ऑफ दो चीजें, फेयर वैल्यू लेस और वैल्यू इन। अब सर मुझे बताएं, सबसे आसान यहां पर क्या है? क्या इसने हमें सवाल में बताया हुआ है? कितने की है फेयर वैल्यू? 15। और डिसमेंटलिंग, फेयर वैल्यू 15 की, डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने की है? 0.2। कितना हो गया? अब मुझे बताओ सर, पासिंग मार्क्स, अगर ये सवाल कितने का था? 11 मार्क्स का, तो हमने कहा इसके 2 मार्क्स रखे होंगे, 1 मार्क्स रखा होगा, वो तो आपने ले लिया। अगर आपने कहा सर ये मार्क्स आ गया, हो सकता है 49 और 50 का ये डिफरेंस हो। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमने कहा दो चीजें, कैरिंग अमाउंट और। अब इस सवाल में अगर आप गौर से देखें तो सर यूजुअली सवालों में हमसे कैरिंग अमाउंट नहीं कंप्यूट करवाता, गिवन होती है, लेकिन ये हमसे कंप्यूट करवा रहा है, तो हमने कहा करवा लो भाई, तुम्हारा शौक है, पूरा करो। आए, कॉस्ट पे कितनी चीजें आती हैं? कौन कौन सी? परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इस सवाल में हम अज्यूम कर रहे हैं जरूरी, अगर बीच में बेचेंगे तो जरूरी है, वरना एट द एंड जरूरी नहीं है। तो हमने कहा चलें सर आगे बढ़ते हैं। वर्किंग वन पे आए, हमने कॉस्ट निकालनी है और हम खरीद कब रहे हैं एसेट। आए सर पढ़ते हैं, जरा डेट्स का भी इसमें एक खेम है, उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। आ जाए सर, अब किरत बिल्कुल कर देते हैं। हमने कहा कि सर इस सवाल में 3 चीजें चाहिए,
हम अज्यूम किया हमने कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर एसेट को बीच ऑफ द लाइफ में बेचेंगे तो जरूरी है, वरना नहीं है। एसी को केनेस अगर अभी बेचना चाहे तो इसको प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बाद बेचेगा बिल्कुल फारिग हो जाएगा, तब प्रॉपर पर से निकालना नहीं, ऐसे ही खींच करके निकाल देगा। तो हमने कहा यही केस है, इस सवाल में भी हमने अज्यूम किया है। दूसरी चीज क्या अज्यूम की थी कि ओवरहॉलिंग जो कॉस्ट है वो ओवरहॉलिंग कॉस्ट प्लान्ड है, आउटफ्लो के तौर पे आएगी। आए अब पढ़ते हैं। मार्च 1 2007 को स्टाइल टेक्सटाइल्स इंपोर्टेड एन ऑटोमेटिक प्लांट फॉर ₹20। ये 27 मिलियन कौन सी प्राइस है? परचेज प्राइस। द कमीशनिंग ऑफ द प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन दिसंबर 2007 विद द कॉस्ट ऑफ ₹3 मिलियन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कमर्शियल प्रोडक्शन commenced on 1 जनवरी 2008 and at that time the economic life of the plant was। सर देखें, मार्च 1 को प्लांट खरीद लिया, इंस्टॉलेशन में कितना टाइम यूज लगा इसको? मार्च 1 से लेकर दिसंबर तक इसने कहा कमीशनिंग चलिए 10 महीने। मार्च से लेकर दिसंबर तक कितने महीने चली है? क्या इन 10 महीनों में प्लांट हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज था? हमने कहा प्लांट अवेलेबल फॉर यूज नहीं था। तो सर अगर इन 10 महीनों में प्लांट हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज नहीं था, तो अब हमने कहा इसकी डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट। इसकी डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगी? 1 जनवरी 2008। अब हमने कहा इधर देख लो सर, वर्किंग 1 पे आए, कॉस्ट कितनी है? तो 27। तो हमने कहा कॉस्ट निकालने, हमने कहा परचेज प्राइस कितनी है? 27 मिलियन। फिर क्या चीज आएगी? इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो कितनी है? 3 मिलियन। ऐसा ही है, टोटल कितना हो गया? 30 मिलियन की कॉस्ट आ गई। ऐसा ही है। अब प्लांट हमने इस्तेमाल के लिए डाल दिया 1 जनवरी 2008। अब ये प्लांट इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा ही है। हमने कहा अब हम पहुंच गए 31 दिसंबर 2009 को। इस दिन हमने कहा कि अब हम इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग, तो यूज में डलने के बाद से लेकर इस्तेमाल होने तक में कितने साल थे? तो क्या 2 साल के लिए डेप्रिशिएट करना होगा? यस सर। डेप्रिसिएशन कितनी आई? हमने कहा 30 डिवाइडेड बाई, शुरू में लाइफ कितनी थी? 8 साल लाइफ थी, 2 साल गुजर चुके हैं, 2 कितना आ गया? 7 सर देखें 30 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 1 साल की डेप्रिसिएशन। आपको कितने की चाहिए? तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 3.25 कितनी आएगी? तो 2 साल की कितनी आएगी? अब हमने कहा 1 साल की 3.75 ना, तो 2 साल की कितनी आ गई? 7.5 ये आ गई। कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? ये 22.5 की कैरिंग अमाउंट किस दिन की है? 31 दिसंबर 2009। चले सर 31 दिसंबर। अब सुनना, इधर देखो बोर्ड पे, कॉपी नहीं। कैरिंग अमाउंट कितनी है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? क्या हम इंपेयर कर दें? नहीं सर, अभी हमने कहा ये बाकी है, ये मेन चीज है। अब एग्जामिनर एक शरारती बच्चा है। कौन सा बच्चा है? उसने क्या किया, उसने हर साल के अलग अलग कैश फ्लो दे दिए कि तो हर साल फॉर्मूला लगा करके कैश फ्लो निकालता रहे। ये उसके शौक है, कर लिए, पूरे शौक है ना। हमने कहा हम घबराएंगे, अब हम निकालेंगे वैल्यू इन यूज। आए सर, वैल्यू इन यूज निकालते हैं और देखते हैं कहां तक पहुंचे हम।
वर्किंग टू वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज पे अब हम जाएंगे और हमने कहा है फिर से सवाल की तरफ अपने निगाहें रखते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड द एस्टिमेटेड प्लांट यूटिलाइजेशन इज रिड्यूस फ्रॉम 80 टू 70%। इसकी वजह से हमने कहा लाइफ कितनी बढ़ गई। इट इज एस्टिमेटेड ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट द लाइफ ऑफ द प्लांट विल बी इंक्रीज बाय but an overhauling of the plant would have to be carried out at the end of 2015 at a cost of rupees 1 million। हमने कहा 1 मिलियन के होगी, तो इसका मतलब है ओवरहॉलिंग कब आ रही है, डिस्काउंट रेट कितना है और नेट कैश फ्लोज कितने हैं एक्सक्लूडिंग ओवरहॉलिंग। सर मुझे बताएं ओवरहॉलिंग को मैं कंसीडर करूंगा वैल्यू न्यूज में, करूंगा, प्लस करूंगा, माइनस? कितने लोग कह रहे हैं माइनस, हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं प्लस? इनके घर आए क्या पाएगा। सर माइनस करूंगा, आउटफ्लो है मेरी जेब से, इसने नेट बता दिया इतना इनफ्लो है, ये ओवरहॉलिंग क्या है, आउटफ्लो। आए अब निकालते हैं। 2009 तो खत्म, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17 है, सही है। हमने कहा नेट कैश फ्लोज कितने, ये कितने, सर हमने कहा कि सर 2015 में ओवरहॉलिंग हो रही है, इसने कहा हुआ है कि जो मैंने कैश फ्लोज दिए हैं इसमें ओवरहॉलिंग शामिल है या नहीं शामिल है, तो 2.5 की क्या है, ओवरहॉलिंग के बगैर की कैश फ्लोज है, इतने आ रहे हैं। हमने कहा इतने आ तो रहे हैं, 2.5 इसमें से 1 जा भी रहा है, तो कितना हो गया 1.5। हमने कहा सर ये हो गया 1. तो जो ये 1.5 है हमने कहा इसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट नहीं करेंगे, अभी यहां पर आ जाएगा 1.5 डायरेक्ट। 16 के कितने, 2.32। अब हमने कहा सर ये कैश फ्लोज आ गए, अब इन सबको क्या करेंगे, 1 + 10%, इसकी पावर 1 + 10% की पावर, इसकी 1 लिखते नहीं हम 2, फिर 1 + 10% की पावर, फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, P = S 1 + 10% की पावर 4, 1 + 10% की पावर 1 + 10% की पावर 6, 1 + 10% की पावर और 1 + 10% की पावर 8, कितना आ गया 17.48। आपने इन सबको सॉल्व करना है, सही है। अब आए वैल्यू इन यूज कितनी आ गई, 22.5 17.4 है। तो हमने कहा हमारे पास इंपेयरमेंट कितनी आ गई 5. अब पॉइंट एक, इन सब की आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लिख लें अपने पास, सही है। किसी ने निकाली भी अलग अलग है, कोई चैंपियन, हाँ बता कितनी है, ताकि हम बच्चों को खुश भी कर लें। 4.5, 3.3, 2.6, 2.18,
1.8 0.84 ये 1.18। सर आप देखें ये इस बच्चे ने सब कुछ निकाली, अच्छी बात है, बट पेपर में आपको नहीं निकालनी। क्यों? टाइम नहीं है भाई इतना। क्या नहीं है? कैलकुलेटर चलाने आता है बचपन से डायरेक्ट। मैं अगर पेपर में होता ना तो भाई मैं यही करता, मैं तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगाता, मैं सिंपल सी एक लाइन लिखता, प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग 10% रेट इज इक्वल्स टू 17 पॉइंट। मैं ये डिवाइड करके भी क्यों सर? देखिए मैं एज अ टीचर आपको समझाने के लिए तो बहुत सारी चीजें बोर्ड पे करूंगा, लेकिन आप लोगों ने एज अ स्टूडेंट याद रखना, पेपर हमें क्लास में ही सीखना है कैसे परफॉर्म करना है। पेपर में टाइम को क्या करना है? मैनेज। तो मैनेज कैसे करोगे? ऐसे। क्या आप चीजों को कम कम करके, क्या हम क्लियर हैं? ये वाला फॉर्मूला P = S डिवाइडेड बाई 1 + I की पावर n। सर कितने लोगों ने सही किया था? बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। बढ़ जाओ आगे। सर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट फिर समझा दें, फिर समझ लेते हैं। आज हमने कहा सर डेप्रिसिएशन क्या? 30 की कॉस्ट थी, 2 साल की डेप्रिसिएशन कैसे आई? हमने 2 साल यूज किया, 2008 और 2000। 30 डिवाइडेड बाई 8, 1 साल की डेप्रिसिएशन 3.75, 2 साल की कितनी आ गई? 7.5। इस सवाल के लर्निंग आउटकम्स लिखते जाओ। इस सवाल के नौजवानों लर्निंग पॉइंट्स लिखते जाओ, लर्निंग आउटकम्स। चले जी, लर्निंग आउटकम लिखें। नंबर 1 तो आप लिख चुके हैं ना, कमीशनिंग और डीकमीशनिंग। लर्निंग आउटकम नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ प्लैंड ओवरहॉलिंग। ट्रीटमेंट ऑफ प्लैंड ओवरहॉलिंग कॉस्ट। बेटा कैलकुलेटर पे, अगर आप कैलकुलेटर पे जाएं, इज इक्वल टू जाएं और ब्रैकेट खोल के कैलकुलेट 1 + 5 डिवाइड बाई 1 + 10% ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट करें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं ये वैल्यू। वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में सर हमने क्या किया, इधर देख लें। हमने बच्चा हर पॉइंट पे ये 5 के कैश फ्लोस थे, सबके ऊपर ये फॉर्मूला इंडिविजुअली लगा दिया।
ये 5 के कैश फ्लोज 1 साल के बाद थे तो N1 लिया। रेट सेम है, कैश फ्लो हर साल का अलग अलग है, यहाँ पर रेट 2 लिया, यहाँ पर N2 लिया, यहाँ पर N3 लिया, N4 N5। कैश फ्लो उठाया उस साल का, और उस साल का ईयर 0 से, ईयर 0 मतलब 2009 से जितना डिफरेंस था उसको हमने कंसिडर किया। अब जैसे हमने कहा 2015 और 2009 में 6 साल का फर्क है, तो इसकी पावर कितनी है? 6। ठीक है सर, आए सर, बढ़ू आगे। अब सर आगे बढ़ेंगे, इस सवाल के ऊपर भी लिख दे लास्ट डे रिवीजन। बढ़े आगे। अब हम आएंगे जो हमारे रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं, पहले उनको निपटाएंगे। आ जाएं सर, आ जाए रिमेनिंग एमसीक्यूज। और एमसीक्यू नंबर 1 पे आएंगे। एमसीक्यू नंबर 1, if the fair value less cost to sell cannot be determined। अगर हमने कहा सर रिकवरेबल अमाउंट में कितनी चीजें होती हैं? 2। रिकवरेबल अमाउंट में कितनी चीजें होती हैं? 2। हमने कहा अगर 2 चीजें हैं और उनमें से एक नहीं है, क्या नहीं है? फेयर वैल्यू नहीं है। भाई फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती। आपके पास एक एसेट था, एंटीक था, अगर उसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? वैल्यू इन यूज। तो इसका आंसर क्या है? बीटा। क्या हमने एमसीक्यू नंबर 2 कर दिया था? क्या हमने एमसीक्यू नंबर 3 किया था? 4 भी कर लिया था? 3 नहीं किया? कर लिया। कौन है जिन्होंने नहीं किया? भाई 3 का आंसर बता दो, क्या था? डेल्टा। 5 क्या था? आई जी। 5 को मार्क एज इंपॉर्टेंट भी करें और करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से इंपेयरमेंट का इंडिकेटर कौन सा नहीं है? Advances in the technological environment in which an asset is employed have an adverse impact on the future। इसने कहा अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आई जिसकी वजह से एसिड के यूज में क्या आएगा? एडवर्स इंपैक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? एडवर्स इंपैक्ट का मतलब क्या है? वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी, इतने अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है? यस सर, ये इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। एसिड की अगर यूज हम सही से नहीं कर पाएंगे तो ये तो इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है कि एसिड आपको उतना फायदा नहीं दे पाएगा। आगे बढ़ते अगली चीज, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स which increases the discount rate an entity uses। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वैल्यू इन यूज क्या होगी? तो वैल्यू इन यूज अगर कम हो रही है तो क्या ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है? ऑनलाइन वालों आप बताएं, है? यस सर, तो ये भी इंडिकेटर है और ए और बी तो इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है। इसने हमें क्या कहा है? कौन सा नहीं है? हैंडआउट का पूछो। फिर हमने कहा कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एंटिटीज नेट एसेट इज higher than the entity's number of shares in issue multiplied by share price। सर इस लाइन का मतलब बता दो। मुश्किल है लेकिन सिलेबस में करना तो है भाई। इस लाइन का मतलब क्या है? बताओ भाई, इस लाइन का मतलब क्या है? सर ये बुक वैल्यू लेस देन मार्केट वैल्यू है या हायर है? ये कह रहा है कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटीज नेट एसेट इज हायर देन द एंटिटीज नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू मल्टीप्लाई बाय।
मल्टीप्लाई, तो हमने कहा आ जाए, सुनिएगा, इस पॉइंट का मतलब ये है, सब इसको एक दफा फिर से अपने पास पढ़ेंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटीज नेट एसेट इज हायर देन एंटिटीज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस। सर सुनना, मैं अब आपको इसको लॉजिकली समझाऊंगा। सर बुक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय, ऐसा ही निकालते हैं, ऐसा ही है। तो ये हमसे कह रहा है नेट एसेट्स, सही है। और मुझे बताएं, लो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, इंडिकेटर, वो क्या होता है? हमने कहा लो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, यही होता है मतलब, है ना, यही होता है ना। बुक वैल्यू किससे ज्यादा है, मतलब हमारी बुक्स के हिसाब से अगर एक शेयर 15 रुपए का आ रहा है और मार्केट में लोग कह रहे हैं अबे जितने का तुम्हारी बुक्स के हिसाब से बन रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड उतना भी भरोसा 15 की चीज के कितने लगा रहा है 10, तो भरोसा तुम पे नहीं कर रहा है, इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है कि तुम्हारी कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो एसेट्स उतने बेनिफिट नहीं देंगे, है ना। इसने इसी चीज को अलग तरीके से यहाँ पे बयान किया। इसने कहा देखो, अगर ये इस तरीके से हम निकालते हैं नेट एसेट्स डिवाइड बाय बुक वैल्यू, तो इसने हमसे ये कहा कि जो तुम्हारे नेट एसेट्स हैं वो ज्यादा हैं किससे, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब सुनना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। सपोज करो मेरे जो नेट एसेट्स अगर कितने के, 100 रुपए के, नेट एसेट्स का मतलब इतना ये होता है कि अगर आज मैं सारे एसेट्स बेच दूं, सारी लाइबिलिटीज पे कर दूं, तो मेरे पास नेट कितने पैसे बचेंगे, 100। और ये जो मार्केट वैल्यू, हमने कहा शेयर है एक हमारा है, सपोज करो 5 रुपए का मार्केट वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे 10, तो हमने कहा, इसने कहा अगर 100 रुपए का मेरा नेट एसेट से बुक्स के हिसाब से, इन्वेस्टर उसके ऊपर कितने कर रहा है, 50 रुपए का भरोसा कर रहा है। मेरे जो 100 रुपए के शेयर्स हैं, मार्केट क्या कह रही है, 10 रुपए का है, 10 शेयर होल्डर्स हैं, 10 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाई 5, एक शेयर कितने का है, 50। तो मेरी जो कंपनी मेरे हिसाब से 100 की है, मार्केट के हिसाब से कितने की है, 50 की। तो क्या मार्केट मुझ पर भरोसा कर रही है या नहीं कर रही? अगर मार्केट मुझ पर भरोसा नहीं कर ली तो ये लो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना। तो क्या ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है? यस सर। तो पॉइंट नंबर सी भी क्या है, इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है। सर सुनना, कभी कभी तुमने वीडियोस में देखा है इस बंदे ने इतने करोड़ की कंपनी बना ली, इस बंदे ने, वो क्या होता है, वो यही तो होता है। कंपनी कैसे बनती है, तुमने आज एक कंपनी बनाई, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया, तुमने कहा उसके 100 शेयर्स थे और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, तो आपने कहा 100 इंटू 100, तो हमने कहा इसकी कंपनी की वैल्यूज कितनी है भैया, 10,000। तो ये होती है मार्केट वैल्यू, जो आप देखते हैं यूट्यूब वीडियोस पे आ रहा होता है 1000 करोड़ की कंपनी 2000, वो ऐसे निकलती है कि इस वक्त मार्केट वैल्यू कितनी है और नंबर ऑफ शेयर्स। और ये होती है नेट एसेट्स की वैल्यू, ये होती है कि हमारी बुक्स बैलेंस शीट के हिसाब से एसेट कितने के बनते हैं। तो अगर एक चीज़ बैलेंस शीट के हिसाब से 100 की है, मार्केट उसको 50 की कह रही है, तो इसका मतलब है मार्केट हमारी कंपनी पे भरोसा, अगर मार्केट भरोसा नहीं करती तो इसका मतलब क्या है, इंपेयरमेंट है। आए तो सी भी हो गया, अब कौन सा बचा, इसने कहा एस्टिमेटेड नेट रिलायजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू although the value is greater than the IS2 इन्वेंट्री। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है, इन्वेंट्री का एक स्टैंडर्ड है, वो कहता है इन्वेंट्री को आपको मेजर किस पे करना है,
लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी क्या होती है बताओ बेटा, फुल फॉर्म नहीं, एक्सप्लेन करो क्या होती है। इन्वेंट्री को किस पे मेजर करते हैं सर? इन्वेंट्री को मेजर करते हैं लोअर ऑफ दो चीजें, क्या? कॉस्ट और अब एनआरवी होती है, उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, यही होता है। अब हमने कहा स्टैंडर्ड कहता है इन्वेंट्री को किस पे रखना है, लोअर ऑफ। इन्वेंट्री जो माल आप खरीदते हैं, जिसको इंटर कॉमर्स में बहुत सारे बच्चों ने ए लेवल में परचेजेस का होगा, परचेजेस। अब ये कहता है एक आपकी कॉस्ट थी, वो कितनी है इन्वेंट्री की? 100 रुपए। आम हालात में वो इन्वेंट्री कितने में बिकती है? आपने कहा 115। उसको बेचने में कॉस्ट कितनी आती है? कितना है? मुझे बताओ इन्वेंट्री को किस पे रखेंगे, 100 या 105? अब अगर ये इन्वेंट्री सपोज करो बेचने में इसको लग जाते हमें 20 रुपए, तो ये कितने पे आ जाती? तो हम कहते हैं इन्वेंट्री इंपेयर हो गई। इन्वेंट्री क्या हो गई? इन्वेंट्री की बेनिफिट देने की सलाहियत में क्या हो गई? लेकिन हमने कहा इस वक्त ये इसकी बात कर रहा है, इस वाले केस को देखो ये क्या कह रहा है। अब सुनना, इन्वेंट्री के ऊपर इंपेयरमेंट का ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, इसके ऊपर IAS 36 होता है। ये कह रहा है एस्टिमेटेड एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू फायर डैमेज ऑल्दो द वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स कैरिंग। बोला सेलिंग प्राइस कम तो हुई है, लेकिन कैरिंग अमाउंट से अभी भी क्या है, कॉस्ट से अभी भी क्या है, तो क्या इन्वेंट्री इंपेयर हुई? तो इसका सही जवाब क्या है? डी फॉर डेल्टा। सही जवाब क्या है? मार्क एज इंपॉर्टेंट करें, ये MCQ अगर पेपर में पड़ गया ना तो लाशें गिरेंगी। क्या गिरेंगी? एक चैलेंज करता हूं सर, जिन जिन बच्चों ने, आपके जिन जिन दोस्तों ने FAR 1 पढ़ लिया है, सही है, और मुझसे नहीं पढ़ा, आप उनको पूछिएगा लो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। क्या होती है लो मार्केट कैपिटल? उनको नहीं पता होगा सर, क्योंकि स्टैंडर्ड बच्चे समरी भी नहीं पढ़ते स्टैंडर्ड की, इंडिकेटर्स को उनको ये पता ही नहीं होता। आए अगली चीज पे आते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये सारे ICAP के अपने MCQs हैं। क्या चीजें होती हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी disposal of an asset excluding finance cost and income tax cost. Incremental cost directly attributable to disposal of the asset plus finance cost but excluding income tax. Incremental cost directly attributable to the disposal of an asset plus finance cost and income tax expense, or incremental cost directly attributable to the plus tax expense but excluding ABCD। एक जैसे लग रहे हैं ना? कितने लोग कह रहे हैं अल्फा? कितने लोग कह रहे हैं अल्फा? कितने लोग कह रहे हैं बीटा? कितने लोग कह रहे हैं चार्ली? कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा? बाकी क्या कहना है? बाकी क्या कहना चाहते हैं सर? सही जवाब है अल्फा। क्यों अल्फा? क्योंकि हमने कहा फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स एक्सपेंस को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो सही जवाब क्या है? अल्फा। इसको भी मार्क एज इंपॉर्टेंट करो, इसको भी मार्क एज इंपॉर्टेंट करो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मैंने क्या कराया है? इंपॉर्टेंट। 7 कर लिया था, 8 किया था, 8 करो। वैल्यू इन यूजेस, वैल्यू इन यूज क्या होती है? मार्केट वैल्यू, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट एंड फ्रॉम डिस्पोजल, या हायर? बीटा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। मार्क एज इंपॉर्टेंट किया है 9 को।
मार्क एज इंपॉर्टेंट कर लो। जो हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? जी 9 कर, किस किस के पास नहीं है इस तरफ से हैंड आउट्स? चले सर 10 पे आते हैं। 10 कर लिया, आए 10 पे आते हैं। 10 जो है ना एमसीक्यू नंबर 10, ये कॉमन सेंस का एमसीक्यू है। क्या कह रहा है? इन अकॉर्डेंस विद IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी कैरीड आउट एनुअली ऑन ऑल इंटेंजिबल एसेट? ऐसा है क्या? नहीं। आते हैं, इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। क्या सच कह रहा है ये भैया? ये कॉमन सेंस है। कौन सा सेंस है? जो अनफॉर्चुनेटली कॉमन। इसने कहा कि ए मेरे चैंपियन बच्चों, ए मेरे चैंपियन बच्चों, इसलिए हमसे कह रहा है चैंपियन बच्चों, तुम्हारे पास एसिड की कैरिंग अमाउंट है 100। कितनी है? एसिड की कैरिंग अमाउंट है 100। फेयर वैल्यू तुमने कंप्यूट की और तुम्हारे पास आ गई कितनी? 150। ऐसा ही है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो ये भैया कह रहे हैं तुम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट ना करो, क्योंकि तुम्हें पता है वैल्यू इन यूज अगर इससे कम आई तो 150 हो जाएगी रिकवरेबल अमाउंट, और अगर वैल्यू इन यूज इससे, सपोज करो अगर वैल्यू इन यूज 100 आई तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी होगी? क्या एसेट इंपेयर हो रहा है? अगर वैल्यू इन यूज 160 आ गई तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी? तो इसने कहा भैया एसिड तो इंपेयर होगा ही नहीं ना अगर फेयर वैल्यू ज्यादा हो गई कैरिंग अमाउंट से। तो इसका मतलब क्या है? सच कह रहा है ना? तो हमने कहा, और पॉइंट नंबर 3 अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसका ताल्लुक है रीवैल्यूएशन से, तो वो सही कह रहा है। तो इसका सही जवाब है डी, 2 और 3। क्या हम क्लियर हैं? एमसीक्यू नंबर 11 कर चुके हैं। 12 लिखो तुम्हारा होमवर्क है। एमसीक्यू नंबर 12 तुम्हारा होमवर्क है। 10 का जवाब है डेल्टा, और हमने कहा 11 कर चुके हैं। 12 आपका क्या है? होमवर्क। सही है। 13 क्या है? पढ़ते हैं, ये करते हैं। IAS 36 impairment of assets suggests how indication of impairment might be recognized. Which two of the following would be external indicators that one or more of an entity's asset may be impaired? इनमें से कौन से दो एक्सटर्नल इंडिकेटर हैं? कौन से दो हैं भाई? सब बताएं। कितने लोग कह रहे हैं अल्फा और डेल्टा? अल्फा और डेल्टा वाले हाथ उठाए। सही जवाब है अल्फा और डेल्टा। सर बीटा और चार्ली क्यों नहीं है? वो इंटरनल इंडिकेटर है। 14 कर चुके हैं? कर चुके हैं। 15 किया है? 15 पढ़ते हैं। When calculating the assets
estimates of the future cash flows, which of the following cash flows should not be income tax payment? 16 और 17 आपका होमवर्क है। मेंटेनेंस नॉर्मल 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे आपके क्या हैं? होमवर्क है। 16 से लेकर 20 भी आपका क्या है? होमवर्क। अगली क्लास में पहले डिस्कस करेंगे। फिर आ रहे हैं 21 पे आते हैं। 22 भी कर लिया, 23 भी, 24 पे आ जाओ। वैल्यू इन यूजेस, वैल्यू इन यूज क्या है? अनडिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू नहीं, डिस्काउंट करते हैं तो ए और बी तो उड़ गए, ऐसा ही है। सी पे आते हैं। डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल। और डेल्टा क्या है? discounted present value of historical cash flows expected to arise from continuing use and from the disposal। तो सर मुझे बताएं, फ्यूचर कैश फ्लोज है ना, तो सही जवाब क्या है? चार्ली आ जाएं सर, खामोशी। अंदर के छिचोड़े इंसान को कंट्रोल आए। एमसीक्यू नंबर 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू इन यूज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इन यूज में किस चीज को कंसिडर नहीं करते? बहुत इजी है ये। एक्सपेक्टेशंस अबाउट पॉसिबल वेरिएशंस इन द अमाउंट और सर करते हैं। ये जो तुमने पिछले सवाल में कैश फ्लोस निकाले, हर साल अलग अलग ले रहे हो, वेरी कर रहे हो कैश फ्लो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है किसी साल सेल ज्यादा होंगे, किसी साल सेल, तो इसको कंसिडर करते हो तुम। आगे आते हैं, अगली चीज क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय करंट मार्केट। क्या मतलब? क्या तुम कैश फ्लोस को डिस्काउंट करते हो? डिस्काउंट करते हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देख रहे हो? यस सर, इसको भी देख रहे हो। चार्ली पे आते हैं। द प्राइस फॉर बियरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन दी एसेट। सर ये अनसर्टेनिटी क्या होता है? कभी कैश फ्लो ज्यादा होंगे, कभी कैश फ्लो, सर इसको भी अकाउंट फॉर करते हैं हम, ये जो कैश फ्लोस कम ज्यादा कर रहे हैं। डी क्या है? फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? कंपनी के अंदर बड़ी तब्दीली, मैंने बताया ना, 2 मशीनों को एक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसको कंसिडर, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है डेल्टा, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो सही जवाब क्या है? डेल्टा। क्या हम जुड़े हुए हैं ऑनलाइन वाले बच्चों? मार्क एज इंपॉर्टेंट। देखिए मेरा बच्चा, एमसीक्यू एक भी नहीं छुड़वाऊंगा मैं, क्योंकि सर एमसीक्यू नंबर 26 पे आए, और एमसीक्यू नंबर 26 पे आने से पहले हमें पहले पेज नंबर 2 की समरी में जाना पड़ेगा। पेज नंबर 2 पे हम आए और ये हमसे कह रहा है डिस्काउंट रेट के बारे में कुछ। समरी पे आए, डिस्काउंट रेट कुछ कह रहा है, प्री टैक्स लेना है, उसके बाद क्या कह रहा है? रिस्क रिलेटिंग टू वैल्यू इन यूज आर रिफ्लेक्टेड आइदर इन फ्यूचर कैश फ्लोज और इन दी डिस्काउंट रेट। अब देखो एक बात याद रखना, हमारा एग्जामिनर ना कहीं कहीं बहुत शरारती है। इम्पेयरमेंट में इसने कुछ चीज़ें ऐसी डाली हैं जो तुम्हारे लेवल की एमसीक्यूज में, लेकिन हमें वो चीज़ें भी करनी है, क्योंकि देखो अगर आई के अपने पास
एमसीक्यू में डाल दिए, तो आई कैप बहुत अज्यूम करता है कि आप कुछ भी करके उनको समझ के आएंगे। तो अब आते हैं सर, हम वैल्यू इन यूज़ निकालते हैं वो एसिड के हवाले से निकालते हैं ना, इस एसिड की वैल्यू इन यूज़ कितनी है, सही है, एसिड की वैल्यू इन यूज़ कितनी है और कंपनी के हिसाब से डिस्काउंट रेट कितना है, ये दो चीज़ें याद रखना। एसिड क्या है, ये जो हमारा एसिड है इसकी वैल्यू इन यूज़ कितनी है, इसके कैश फ्लोस कितने हैं, इसमें क्या रिस्क है, और कंपनी के हवाले से डिस्काउंट रेट कितना है। तो अब ये थोड़ा सा एमसीक्यू आपके मेरे हिसाब से सिलेबस से आउट है, लेकिन मैंने कहा ना एक भी चीज़ अगर आई कैप ने अपने पास इंक्लूड की है और अगर इसने जो अभी हमें ड्राफ्ट शेयर किया था टीचर से उसमें भी एमसीक्यू शामिल है, तो हम इसको करेंगे। आए हम आ रहे हैं और हमने कहा 26 कह रहा है मेजरिंग वैल्यू इन यूज डिस्काउंट रेट शुड बी यूज्ड फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो शुड बी pre-tax rate that reflects the market assessment of time value of money and risk specific to the market। क्या कहती है, इंटरेस्ट रेट्स क्या जाएंगे, इन्फ्लेशन का रेट मार्केट का क्या होगा, और इस एसेट के रिस्क, प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एंटिटीज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का हमें क्या करना है, ए अभी हमने पार्ट किया है, बी तो नहीं हो सकता, सी क्या हो गया पोस्ट टैक्स रेट, वो भी नहीं, डी पे आते हैं प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स द एंटिटीज असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट। क्या आंसर होगा, ए या डी? कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा, हाथ उठाए। कितने लोग कह रहे हैं अल्फा? भाई देखो दो चीजें देख रहे हैं, बोले एक तो एसिड को देखना है, अपने एसिड को, उसका रिस्क क्या है, ये तो दोनों में कह रहा है, अल्फा में भी कह रहा है, और अल्फा और डेल्टा में फर्क क्या है? अल्फा के अंदर हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन मार्केट के हिसाब से क्या है, और डेल्टा में कह रहे हैं कंपनी के हिसाब से क्या है ना, ऐसा ही है। तुम्हें मार्केट को देखना चाहिए या कंपनी को? मार्केट को, है ना सर, एक्सपर्ट बैठे हुए मार्केट में, तुम तो एक और मैं क्या है छोटे मोटे आदमी है, हम कहते हैं अगले साल कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी और हुकूमत ने वाट लगा दी, तो हमने कहा सही जवाब क्या है, अल्फा। एमसीक्यू नंबर 27, एमसीक्यू नंबर 28, which of the following is an internal indication of impairment? इसका सही जवाब कितने लोग कह रहे हैं, चार्ली। एग्जामिनर ने आके बुलाकर उनकी फोटो उतार ली, गलत है बेटा, ये हमने कहा इंटरनल इंडिकेटर नहीं एक्सटर्नल है। इंटरनल पूछ रहा है, कंपनी के अंदर से आवाज आ रही है। 28 पढ़ रहे हैं, डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू, ये भी एक्सटर्नल है। डेल्टा टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई। सही जवाब क्या है, वर्स परफॉर्मेंस देन, आपने नई गाड़ी ली ये सोच करके के 660 सीसी है, एवरेज देगी 1 लीटर के अंदर 15 किलोमीटर, इससे पहले आपके पास 1000 सीसी थी, वो 1 लीटर के अंदर 12 दे रही थी, पता चला 660 आपको दे रही है 1 लीटर के अंदर 10 किलोमीटर। तो वर्स परफॉर्मेंस देन, आपने जितना सोचा था बेनिफिट उठाएंगे, आप उतने उठा नहीं सकते। फिर इसने कहा 29 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल एक्सटर्नल इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट? सी, इंक्रीज इन मार्केट रेट्स। ये देख रहे हो, इंडिकेटर्स याद करना इंपॉर्टेंट है, दिमाग में होने चाहिए। 30 कर चुके थे, 31 भी हो गया था, 32 अभी किया है, पढ़ो फिर से। ये देखो कभी कभी ना आईकेप क्या करता है, पैसे अच्छे नहीं देता बुक बनाने वाले को, तो बुक बनाने वाला भी वही हरकत करता है जो बीकॉम का एग्जाम तुम लोग बीकॉम में करोगे। जो एमसीक्यू नंबर 1 था ना, ये वही रिपीट किया हुआ है। क्या कहा इसने,
कि अगर फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा, वैल्यू इन 33 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ एन एंटिटीज एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू, कौन सा इसमें से बेस्ट एस्टिमेट है, ए बी सी डी? इनमें से कौन सा फेयर वैल्यू का बेस्ट एस्टिमेट है? डी, जो मार्केट वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा। और 34 पे आते हैं आखिरी। When calculating the estimates of future cash flows, which of the following cash flow should not be included? अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा? कौन सा नहीं करोगे? डेल्टा, फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग के बेनिफिट्स। अभी ये भी हमने देखा था। सर अभी कुछ और भी होमवर्क है आपके लिए, और ट्यूसडे को इंपेयरमेंट का टेस्ट भी है, क्विज। अभी रुको, होमवर्क और है, कुछ सवालात हैं। क्या कह रहे हो? मैंने सर आपको सवालात दिए थे होमवर्क पिछली क्लास में, कौन सा दिया था? 1 दिया था, 1, 4 और 5। कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं किया? अगली क्लास में जिन्होंने नहीं किया वो भी करेंगे 1, 4, 5, जितने भी एमसीक्यू रहते हैं वो। और सर इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये अभी आपने नहीं करना। क्यों, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके सिलेबस से मेरे हिसाब से बाहर है। पुरानी स्टडी टेक्स्ट के अंदर नई में भी डाला था, बट मैंने आईकेप को कहा है कि इसको निकालो, ये सिलेबस में बनता ही, तो उम्मीद है आईकेप इसको निकाल देगा। नहीं निकाला तो एहतियातन मैंने डाला हुआ है, हम करेंगे। अभी छुट्टी नहीं, रुको जरा। सर तो 135 एमसीक्यूज आपने करने हैं, और भी होमवर्क है। क्या करोगे घर पे जाके? सर 1 मिनट आ जाओ, पेज नंबर हैंडआउट का पेज नंबर 8, इसके जो 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसमें 3 एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं। ये तीनों एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स के हैं, और ये आपके जो अभी हमने 34 किए इन्हीं में से हैं। ये आपने अटेम्प्ट करने, इनको अभी हम अगली क्लास में रिपीट अब देखेंगे। अब अगली क्लास का एजेंडा सुन लो। अगली क्लास कब होगी मेरी? ट्यूसडे। फिर रिपीट करना हूँ, सर उमर काजी दी ग्रेट, उनकी क्लासेस कल परसों हैं। उन प्यारे बच्चों के लिए जिनको डेप्रिसिएशन का बेसिक भी नहीं पता, तो कल वो आपको डेप्रिसिएशन सिखाएंगे। जिनको आइए, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने ए लेवल्स में पढ़ा हुआ है, उनको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो वो प्यारे बच्चे ट्यूसडे को आएंगे। ट्यूसडे को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो सर मिलते हैं ट्यूसडे को, अपना ख्याल रखिएगा। क्विज भी है इम्पेयरमेंट का। अल्लाह हाफिज जी, ट्यूसडे को ही है।